नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओरिएंटल स्टडी पर। ये वीडियो मैं प्रतिदिन ओरिएंटल स्टडी चैनल पर डाल रहा हूं, तो मेरा कहना है आप सभी से, मेरे विद्यार्थियों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए, है ना। तो मैं आपको, जैसे सबको पता है, मैं इस चैनल पर अभी प्रेजेंट में हिंदी पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस चैनल पर मैं हिंदी के साथ साथ आपको क्या और पढ़ाऊंगा, हिंदी के साथ साथ ऑल टोटल जीएस पढ़ाऊंगा। जीएस के सभी सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या क्या पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस, ये सारी चीजें मैं आपको इस चैनल पर पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी जो प्रेजेंट में वीडियो इस पे पढ़ रही है, वो वीडियो सारी की सारी हिंदी की है। हिंदी में मैंने आपको पढ़ा दिया है हिंदी भाषा का संविधान में स्थान। मैंने ये बताया था कि कितने अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक हिंदी भाषा का संविधान में वर्णन किया गया है। ये बातें मैंने आपको बताई थी। अब मैं आगे जो बताने वाला हूं वो है आपका संविधान के ही रिलेटेड जो संविधान की अनुसूचियां हैं। अनुसूची नंबर 8 में हिंदी भाषा का क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। तो अनुसूची नंबर 8 में, संविधान की अनुसूची नंबर 8 में कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया था? 14 भाषाओं का जिक्र किया गया था, जो वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं हो गई हैं। यानी कि 15 से लेकर 22 तक जो भाषाएं हैं वो किसमें है, अनुच्छेद नंबर अनुसूची नंबर 8 में जोड़ी गई हैं। कैसे जोड़ी गई हैं, ये बात मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मैं इस क्लास में क्या पढ़ा रहा हूँ, हिंदी पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ दोस्तों? हिंदी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बहुत सारी चीजें हिंदी से रिलेटेड, बहुत छोटी छोटी बारीकियों से चीजें समझाई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस हमारी पीछे पड़ी हुई हैं, आप उनको देखिएगा। फिर आइए, एकदम रिदम से पढ़िए, 100% सॉलिड बेटा। आपको इस पे हम आपको वो कंटेंट देंगे जो आपको कहीं नहीं मिल सकता। ऑल ओवर स्टूडेंट से मेरा बार बार यही कहना है कि आप एक बार मेहनत करके तो देखिए। मेरे साथ हिंदी को आसान ना बना दूं तो मुझसे कहना। समझ गए स्टूडेंट? तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको हिंदी की ओर। तो देखिए, मैंने आपको हिंदी भाषा में, संविधान में हिंदी भाषा का स्थान समझा दिया था। अब संविधान की अनुसूची 8 को समझाऊंगा। तो हेडिंग नंबर 1 बनाओ, संविधान की 8वीं अनुसूची। संविधान की 8वीं अनुसूची, जिसमें किसका जिक्र किया गया है, हिंदी भाषा का जिक्र किया गया है। तो इसमें लिखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। लिखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं बेटा? 22 भाषाएं शामिल की गई हैं, जो प्रारंभ में 14 भाषाएं थीं। जो प्रारंभ में 14 भाषाएं थीं। अब हमने प्रारंभ शब्द बोला तो हम मूल संविधान की बात कर रहे हैं, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है। 1 मिनट, आप मुझे ये बताओगे कि अभी आवाज कैसी आ रही है? कोई इशू तो नहीं आ रहा? एक बार बता दीजिएगा, इसके बाद बिना रुके मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करूंगा। बोलिएगा, एक बार बताइएगा। आ रही है सर। बिल्कुल सही आ रही है। यस सर। वीडियो क्लियरिटी कैसी आ रही है? क्लियरिटी सही आ रही है। चलिएगा, कोई इशू नहीं है। अब मैं क्लास को कंटिन्यू रखूंगा, है ना। ये जो मैंने हेडफोन का यूज किया है, सॉरी नेक बैंड का जो यूज किया है, वो सिर्फ इसलिए किया है कि जो बाहर की इधर उधर की आवाजें जो आ जाती हैं, वो आवाजें वीडियो को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है।
तो इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूं, इसीलिए इसे मैंने गले में डाल के आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूं। चलिए तो देखिएगा, मैंने बोला संविधान की 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, जो प्रारंभ में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। हमने बात की मूल संविधान की, किसकी? मूल संविधान की। जैसे ही हम मूल संविधान नाम लेते हैं तो हमें पता चल जाना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं? बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में। यानी कि जब संविधान लागू हुआ था, जब संविधान बनके कंप्लीट हुआ था, उस समय संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। सिर्फ कितनी भाषाएं थी? 14। यानी कि कौन कौन सी थी? नंबर 1 असमिया, नंबर 2 असमिया, बांग्ला, गुजराती, बांग्ला नंबर 3 गुजराती, नंबर 4 हिंदी, नंबर 5 कन्नड़, नंबर 6 कश्मीरी, नंबर 7 मलयालम, नंबर 8 मराठी, नंबर 9 मराठी के बाद देखिए उड़िया है, पंजाबी है, उड़िया, नंबर 10 पंजाबी, नंबर 11 नंबर क्या है? संस्कृत, 12 तमिल, 13 तेलुगु और 14 नंबर क्या है? 14 नंबर है उर्दू। क्या नंबर है? उर्दू। यानी कि शुरुआत में इतनी 14 भाषाओं का जिक्र किसमें किया गया था? मूल संविधान में किया गया था, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था। बेटा किसमें किया गया था? बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, अनुसूची नंबर 8 में सिर्फ और सिर्फ किसका जिक्र किया गया है? संविधान की भाषाओं का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है? संविधान की भाषाओं का जिक्र किया गया है। शुरुआत में कितनी भाषाएं थी? यानी प्रारंभ में इसमें 14 भाषाएं थी, जो प्रेजेंट में कितनी हो गई है? 22 भाषाएं हो गई है। यानी 15 से लेकर 22 तक कितनी हो जाती है? 8 भाषाएं इसमें और जोड़ दी गई हैं। अब प्रेजेंट में, वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं, 8 भाषाओं को कैसे जोड़ा गया? देखिए, नंबर 15वें नंबर भाषा है सिंधी। कौन सी है? सिंधी। अब मैं आपको बताता हूं सिंधी भाषा को इन्होंने कैसे जोड़ा। 21वां संविधान संशोधन 1967 1967 में जोड़ा गया। सिंधी इस भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया। अगला नंबर देखो, ये तो एक नंबर हो गया। अब 16 नंबर की भाषा, 17 नंबर की भाषा, 18वें नंबर की भाषा, ये कौन सी है? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ये जो 3 भाषाएं आपको दिखाई दे रही हैं प्यारे बच्चों, ये जो 3 भाषाएं आपको जो दिखाई दे रही हैं, ये 71वें संविधान संशोधन 1992 में, 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई हैं। इन भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। अगला देखिए, नंबर 19, 20, 21,
22, यानी कि टोटल कितनी भाषाएं हो जाती हैं? 22। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं की बात हम कर रहे हैं। तो ये जो 4 भाषाएं हैं, ये 92वां यानी 92 कमेंटमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन कमेंटमेंट एक्ट में इनको जोड़ा गया। कैसे? देखिए, इन भाषाओं को इन भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। 2003 में जोड़ा गया। अब मेरी बात अगर आपके भेजे में उतर गई हो तो सिर्फ इतनी सी बात है, इसको और देखिए एक बार, ऐसे कर देते हैं। अगर मेरी बात आपके भेजे में उतर गई हो तो सिर्फ इतनी बात है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है? भाषाओं का जिक्र किया गया है। जो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 22 भाषाएं हैं और 14 भाषाएं थी। यानी कि जब बेसिक संविधान स्टार्ट हुआ था, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था, उस समय 14 भाषाएं थी। कौन कौन सी? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये 14 भाषाएं जो थी, ये शुरुआत में जब संविधान बनके तैयार हुआ था उस समय संविधान में जोड़ी गई थी। मगर उसके बाद धीरे धीरे और अधिक भाषाओं को इसमें जोड़ना जरूरत पड़ी तो क्या किया गया? संविधान में 15वें नंबर पर सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? सिंधी भाषा को। और जब सिंधी भाषा को 15वें नंबर पे जोड़ा जाता है तो कैसे जोड़ा जाता है? इस भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ लिया जाता है। कब जोड़ लिया जाता है? 21वां संविधान संशोधन 1967 में। इसके बाद 16, 17, 18वें नंबर की भाषा को जोड़ा जाता है। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा जाता है। इस भाषा को 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा जाता है। कब जोड़ा जाता है? 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा जाता है। इसके बाद 19, 20, 21, 22 यानी कि बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इन भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ लिया जाता है। और इस प्रकार अनुसूची नंबर 8 में कितनी भाषाओं का जिक्र हो जाता है? 22 भाषाओं का जिक्र हो जाता है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। आपको 1 मिनट के लिए ये लिखने के लिए दिया जाता है, इसको लिख लीजिएगा। जल्दी लिखना, बहुत जल्दी लिखिएगा। चलिए, लिख लिया होगा और नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। इस चीज को बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है? इनको भूलना नहीं, ये 50 बार पूछी गई है, ठीक है? हेडिंग बनाओ, भाषा, बोली और लिपि में अंतर। हेडिंग बनाओ, बोली, कॉमा, भाषा और लिपि में अंतर। बोली, भाषा और लिपि में अंतर। नंबर 1 हेडिंग बनाओ, बोली।
हमने तीन बातें बोली हैं, एक तो हो गई बोली, एक हो गई भाषा और एक होती है लिपि। क्या होती है? लिपि। इन तीनों में क्या अंतर है? तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई बोली क्या होती है। तो ध्यान रखना, बोली स्वयं की लिपि नहीं रखती। क्या नहीं रखती? बोली स्वयं की लिपि नहीं रखती। यहां लिखो, बोली स्वयं की लिपि नहीं रखती है। बोली स्वयं की लिपि नहीं रखती है। अब इसके बाद नंबर 2 आ जाती है भाषा। क्या आ जाती है? भाषा। अब हमें यह पता होना चाहिए कि भाषा क्या है। तो सीधी सी बात है, लिख लीजिएगा, भाषा स्वयं की लिपि रखती है। भाषा स्वयं की लिपि रखती है। भाषा स्वयं की लिपि रखती है। नंबर 3, अब हम बात करते हैं किसकी? लिपि की। और जैसे ही हम लिपि की बात करते हैं तो हमें पता चलता है ध्वनि के कुछ संकेत निर्धारित किए जाते। क्या किए जाते हैं? ध्वनि के कुछ संकेत निर्धारित किए जाते हैं या किए गए हैं, इन्हीं को हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो देखिए, ध्वनि के कुछ संकेत निर्धारित किए गए हैं, इन्हीं को हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो नॉर्मल सी बात है बेटा, इसको समझने के लिए मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, क्या कहा जाता है कि बोली जो है, एक बात बताओ, मेरी जो क्षेत्रीय भाषा होती है, जहां मैं होती है उसे हम बोली कह सकते हैं। क्या उसकी कोई लिपि होगी? आप सब जानते हो और सब बहुत ज्यादा समझदार हो, उसकी कोई भी लिपि नहीं होती। अब हम बात करते हैं भाषा की। भाषा हिंदी है। भाषा हिंदी है जो किताबों में लिखी होती है। और जहां तक पूरे भारत में कहीं उर्दू बोली जाती हो या कहीं पर मलयालम बोली जाती हो या कहीं कन्नड़ बोली जाती हो, ये सारी भाषाएं जो होती हैं वहां पर क्या है, अगर हिंदी भाषा की कोई बुक मिल जाए तो भाई एक ही लिपि में लिखी जाती है। उसके जो संकेत होते हैं कहाँ है, वही जाके तमिलनाडु में होंगे और वही जाके जम्मू कश्मीर में होंगे और वही जाके कन्याकुमारी में होंगे और वही जाकर कहां पर अरुणाचल प्रदेश में होंगे। तो इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों कि जो भाषा होती है उसकी स्वयं की लिपि होती है और बोली की स्वयं की कोई लिपि नहीं होती। अब हम पूछ लेते हैं कि लिपि क्या होती है। हम वर्णमाला समझाएंगे तो एक एक ध्वनि का जो के वर्ड होते हैं इनको सबको पेश करेंगे आपके सामने। तो आपको जब बहुत अच्छे से पता चलेगा कि संकेत निर्धारित जो होते हैं उसी को लिपि कहा जाता है, जिसके संकेत निर्धारित होते हैं उसी को लिपि कहा जाता है। मेरी बात को समझ रहे हो ना बच्चों? क्या कहते हैं? जहां संकेत निर्धारित होते हैं उसी को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ये बात आपके माइंड में बहुत अच्छे से उतर जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? जानते होगे भैया, देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। बात करते हैं संस्कृत भाषा की लिपि। संस्कृत भाषा की लिपि, संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है भैया? देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। यानी कि हिंदी की अर्धजननी संस्कृत है और इन दोनों की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है बच्चों? देवनागरी लिपि है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी ना? इसको लिख लीजिएगा। मैं जल्दी से आपके समक्ष पेश होता हूं अभी 1 मिनट के ब्रेक में। इसको आपको लिखना भी और तब तक मैं आपके पास आता हूं।
जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपने 1 मिनट में इसको लिख लिया होगा और आपने लिख लिया है, तो अब मैं इसे साफ करता हूं। और नहीं लिखा हो तो आपके मोबाइल पर एक बहुत अच्छा ऑप्शन आता है स्क्रीनशॉट का। किसका ऑप्शन आता है? स्क्रीनशॉट का। जब मैं कहता हूं उसे 1 मिनट में लिख लो, तो आपको ये बात समझ लेनी है बेटा कि मैं इसको जल्दी भी साफ कर सकता हूं। तो आप तुरंत पहले उसका स्क्रीनशॉट लोगे, तब उसे छापना शुरू करोगे। समझ रहे हो ना बच्चों? क्या करोगे? तब छापना शुरू करोगे। इसके लिए क्या है कि आपका कुछ मिस नहीं होगा। आप पूरे से बेटा इसकी नोट्स बना लो। ये बात परम सत्य है। इस बार जब आप पुलिस में बैठोगे ना, तो आपको जो मैं इस बोर्ड पे लिख रहा हूं ना, ये आएगा। नहीं आए तो बात करना हमसे, हम तुमसे फेस टू फेस मिलेंगे। मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जब एनालिसिस करके, पूरे हिंदी का एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा, तब बताऊंगा मैं कि मेरी क्लास नोट से कितना पता है। मैं तुमसे बार बार कहता हूं इसको नोट्स बना के रखना। बेटा बहुत खुश होगे जिस दिन एग्जाम दोगे तुम। एक बार तुम लिखो इसको और पढ़ो मन से, तुम्हें मैं बताऊंगा कि क्या होती है हिंदी से समझाऊंगा। चलिए हेडिंग बनाओ भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार। अब देखो, जब हमने भाषा की बात की तो भाषा 3 प्रकार की होती है। नंबर एक मातृभाषा। कौन सी होती है? मातृभाषा, है ना। और नंबर दो होती है राष्ट्रभाषा। क्या होती है? राष्ट्रभाषा। और नंबर तीन क्या होती है? नंबर तीन होती है राजभाषा। जैसे ही हमने बोला भाषा के प्रकार, तो ये कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। आप सबको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि सर ने मुझे बताया था भाषा के प्रकार। अब मैं मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा को समझाऊंगा कि ये होती क्या क्या। समझ में आया? तो ये होती क्या क्या है। 1 मिनट बेटा, इंक डाल रहे हम मार्कर में, जिससे आपको प्रॉपरली दिखाई देता रहे। ऐसा ना हो कि मैं लिखता रहूं और आप देखते रहो, मगर आपकी नजरों से न तो हम दिखाई दें और ना ही हमारा लिखा हुआ कोई भी शब्द। तो सीधी सी बात है कि हम इंक डाल के चालू करते हैं क्लास। चलिए, जैसे ही अब हमने भाषा के प्रकार पढ़े, तो हमें पता चले कि ये 3 प्रकार की होती है। नंबर एक मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा। अब हम बोलते हैं मातृभाषा किसे होती है, क्या होती है। तो जो भाषा हमें जन्म के समय मिलती है, हमें जन्म के समय मिलती है, वह भाषा मातृभाषा कहलाती है। वह भाषा मातृभाषा कहलाती है। ये बात आपके समझ में आई कि नहीं? बताइएगा। अगर आपके समझ में ये बात आई कि मातृभाषा क्या होती है, तो मैं भी बहुत अच्छे से समझ सकता हूं कि भाई जब मेरा जन्म हुआ था, जो हमारे माता पिता जो भाषा बोलते थे, उसी भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। जन्म के समय जो भाषा हमें मिलती है, वह क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। इसीलिए अगर तुम कहीं के रहने वाले हो और कहीं जाकर, जैसे आप मान के चलो उत्तर प्रदेश के, अगर आगरा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो और आगरा डिस्ट्रिक्ट से आप निकल के जाते हो दिल्ली में काम करने, तो सीधी सी बात है, दिल्ली की भाषा अलग होती है, उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट की भाषा अलग होती है। जब वहां पर कोई तुम्हें उत्तर प्रदेश के आगरा का, मथुरा का या आगरा के आसपास जो क्षेत्र है,
इस जगह का कोई व्यक्ति मिलता है तो आप समझ जाते हो ये हमारी मातृभाषा बोल रहा है, यानी कि ये हमारे क्षेत्र का व्यक्ति है। अगर वो आपको इस भाषा से बोलता है, आगरा की भाषा से कुछ कहता है, तो आप बहुत जल्दी समझ जाते हो। यानी कि जन्म जब होता है, व्यक्ति का जब जन्म होता है, उस समय जो माता पिता की भाषा होती है, उस भाषा को ही हम क्या बोलते हैं? मातृभाषा। जन्म के समय पर जो भाषा मुझे मिलती है वह क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा की। तो जिस भाषा को देश राष्ट्र, देश के अधिकतर लोगों ने अपना लिया, जिस भाषा को देश जिसे राष्ट्र बोलते हैं उसके अधिकतर लोगों ने अपना लिया हो, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो बात करते हैं राष्ट्रभाषा भाषा की। इसको साफ करके ऊपर लिख लें बेटा। नंबर 2, राष्ट्रभाषा। अब सुनिए इसके बारे में। जिस भाषा को देश, देश को ही राष्ट्र बोलते हैं, देश के अधिकतर लोगों ने अपना लिया हो, अपना लियो नहीं लिया हो, लियो लिख दिया, लिया हो, उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए भारत की भाषा कौन सी है, तो भारत में अधिकतर लोग हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी बोलते हैं। जब वो हिंदी बोलते हैं तो सीधी सी बात है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। अब हम बात करते हैं राजभाषा की। किसकी बात करते हैं? राजभाषा की। और जैसे ही बेटा हम राजभाषा की बात करते हैं तो हमें समझ में आ जाना चाहिए राज मतलब क्या होता है? शासन। ये जो मैंने राज शब्द लिखा है, किसी पर राज करना, प्रशासन या शासन बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? शासन। क्या बोल सकते हैं? राज का मतलब होता है शासन। जो शासन की भाषा होती है उसी को राजभाषा बोलते हैं। क्या कहते हैं? जो शासन की भाषा होती है उसी को हम राजभाषा कहते हैं। जिस भाषा से शासन चलाया जाता हो उसी को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। इस प्रकार भाषा के बहुत माध्यम हैं। अभी मैं भाषा को अलग अलग तरीकों में आपको सब बताऊंगा, जब तक इनको लिख लीजिएगा। इसके बाद मुख्य भाषा या मूल भाषा आने वाली है। ऐसे करके बहुत भाषाएं आएंगी। लिखिएगा इनको, जब तक लिख लीजिएगा, 1 मिनट के अंदर लिख लीजिएगा। तो लिख लिया होगा आपने। चलिए, अब ये तो मुख्य रूप से 3 प्रकार भाषा के हो गए। और भी भाषा बहुत प्रकार की होती है। अब भाषा की आप हेडिंग बनाते रहिए, पॉइंट वाइज लिखना है। ये नहीं, अब ये हेडिंग नहीं है, पॉइंट वाइज एक एक लिखते रहिए, पॉइंट टू पॉइंट। 1 नंबर से लिखना स्टार्ट करेंगे। नंबर 1, मूल भाषा। इसी को कहते हैं मुख्य भाषा। क्या कहते हैं? मुख्य भाषा। समझ रहे हो? तो देखिए, तो सुनिएगा मूल भाषा क्या होती है। देखो,
मैंने अभी अभी आपको एक भाषा बताई थी, मातृभाषा। क्या भाषा बताई थी? मातृभाषा। उसको प्रारंभिक भाषा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक भाषा। भाई शुरुआत में हमें मिलती है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? प्रारंभिक भाषा। और हम मूल भाषा की बात करें, यानी कि बेसिक लैंग्वेज की बात करें, तो वो भी कौन सी होती है? प्रारंभिक भाषा। तो सीधी सी बात है, बेसिक लैंग्वेज वह होती है, मूल भाषा वह होती है जिसका जो प्रारंभिक भाषा के ही समकालीन यानी उसी जैसी होती है। कैसी होती है? प्रारंभिक भाषा जैसी होती है। सॉरी स्टूडेंट्स। अर्थात वह भाषा जिससे अनेक भाषाएं निकलती हूं, परंतु स्वयं की उत्पत्ति का आधार न पता हो। वह भाषा जिससे अनेक भाषाएं निकलती हूं, परंतु उसकी स्वयं की उत्पत्ति का आधार न पता हो, तो वह क्या कहलाती है? मूल भाषा कहलाती है। जैसे संस्कृत, मैं एक भाषा को रखता हूं संस्कृत को, तो मुझे आप एक बात बताइए, क्या कोई ये बता सकता है कि संस्कृत भाषा कहां से आई? जब आर्य भारत में आए थे, मैंने हिंदी स्टार्ट करते समय आपको बताया था कि भारत में कौन आए थे? आर्य आए थे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। उस समय संस्कृत दो भागों में बटी हुई थी, एक वैदिक संस्कृत थी और एक लौकिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत वेद पुराणों की संस्कृत जो आर्य बोला करते थे, लौकिक संस्कृत लोक समाज की संस्कृत थी, यानी कि जो आम लोगों की बोलचाल में थी। तो उसी प्रकार वह संस्कृत से ही निकली हुई है हिंदी, और हिंदी से निकली हुई है तमाम बोलियां, तमाम भाषाएं। तो ऐसे ही जो मूल भाषा यहाँ है संस्कृत है, संस्कृत से बहुत सारी भाषाएं निकली हुई हैं। यह भाषा भी कैसी होती है? प्रारंभिक भाषा के समान होती है। तो लिखिए इसको, मूल भाषा प्रारंभिक भाषा के समान होती है। मैंने बोला मूल भाषा प्रारंभिक भाषा के समान होती है, अर्थात वह भाषा जिससे अनेक भाषाएं निकली हूं, जिससे अनेक भाषाएं निकली हूं, परंतु उसकी उत्पत्ति का आधार स्पष्ट न हो। आधार स्पष्ट न हो, वह मूल भाषा कहलाती है। जैसे संस्कृत, जैसे क्या हो गई? संस्कृत। अब इसके बाद नंबर 2 हम रखते हैं मानक भाषा को। किसको रखते हैं? मानक भाषा। और मानक भाषा की बात करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जब किसी एक भाषा क्षेत्र जिसकी अनेक बोलियां होती हैं, जब किसी एक भाषा क्षेत्र जिसकी अनेक बोलियां होती हों, तब उसकी किसी एक बोली को मुख्य मान लिया जाता है। और पूरे क्षेत्र का कामकाज उसी भाषा में होने लगता है, तो उसे मानक भाषा कहा जाता है। यानी कि मानक भाषा से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह कैसी भाषा है? मान लेने वाली भाषा है। कैसी है? मान लेने वाली भाषा। तो देखिए इसमें लिखना है, आरंभ करें। जब किसी भाषा को, जब किसी एक भाषा
जब किसी एक भाषा क्षेत्र जिसकी अनेक बोलियां होती हूं, क्षेत्र जिसकी अनेक बोलियां होती हूं, जिसकी अनेक बोलियां होती हूं, तब उसकी एक बोली को मुख्य मान लिया जाता है, तब उसकी किसी एक बोली को मुख्य मान लिया जाता है, मुख्य मान लिया जाता है, तब उसकी किसी एक बोली को मुख्य मान लिया जाता है और पूरे क्षेत्र का कामकाज उसी भाषा में होने लगता है। और पूरे क्षेत्र का कामकाज उसी भाषा में होने लगता है, तो उसे मानक भाषा कहते हैं। तो उसे मानक भाषा कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो उसे क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं। यह अपने क्षेत्र की अन्य सभी बोलियों पर अपना प्रभाव डालती है। यह अपने क्षेत्र पर अन्य सभी बोलियों पर प्रभाव डालती है। क्या करती है? अन्य सभी बोलियों पर प्रभाव डालती है और उसकी प्रतिनिधि भाषा कहलाती है। और उनकी प्रतिनिधि भाषा कहलाती है। और उनकी प्रतिनिधि भाषा कहलाती है। मानक भाषा को टकसाली भाषा और परिनिष्ठित भाषा भी कहा जाता है। मानक भाषा को टकसाली भाषा और परिनिष्ठित भाषा भी कहा जाता है। मानक भाषा को टकसाली भाषा और परिनिष्ठित भाषा भी कहा जाता है। जैसे खड़ी बोली हिंदी, जो कि भोजपुरी मगही, जैसी खड़ी बोली हिंदी, जैसे खड़ी बोली हिंदी जो कि भोजपुरी मगही ब्रज भाषा, भोजपुरी मगही ब्रज भाषा, भोजपुरी मगही ब्रज भाषा, अवधी मैथिली आदि सभी पर अपना प्रभाव डालती है। अवधी मैथिली आदि सभी पर अपना प्रभाव डालती है। समझ में आया? देखो, इसकी लैंग्वेज मैंने आपको समझा के लिखाई है। तो समझने वाली बात यह है, मानक भाषा सबसे पहले तो मानी जाती है। जैसे एक उत्तर प्रदेश एक पूरा क्षेत्र हो गया और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं कि नहीं? इन बोलियों में से एक बोली को निकाल लिया जाए और एक बोली निकाली गई
तो कौन सी है वो? खड़ी बोली। कौन सी है? खड़ी बोली। और खड़ी बोली किन किन बोलियों पर प्रभाव डाल रही है? एक तो वह भोजपुरी डाल रही है, अब तो ये बिहार में बोली जाती है, मगही बिहार में बोली जाती है, मगर ब्रजभाषा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, अवधी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, मगर मैथिली कहाँ बोली जाती है? ये भी बिहार में बोली जाती है। तो ध्यान रखें कि ये बोलियों पर प्रभाव डाल रही है कौन सी? खड़ी बोली। इतनी बोलियों पर प्रभाव डाल रही है। और एक खड़ी बोली क्या बोली जाती है? मानक भाषा, क्योंकि खड़ी बोली में बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे गए हैं, सॉरी ब्रजभाषा में है वो। चलिए मैं आपको बता दूं कि इसको क्या माना जाता है। इसको माना जाता है मानक भाषा। अब इसको लिख लीजिएगा, लिखिएगा जल्दी से। चलिए आपने लिख लिया होगा, है ना। अब इसके बाद अगला नंबर 3 डालिए, अपभाषा। नंबर 3 लिखो, अपभाषा। अपभाषा। अब हमने जब अपभाषा की बात की तो यह बहुत अपभ्रष्ट भाषा होती है। अपभ्रष्ट बोले तो अश्लील भाषा होती है, गंदी भाषा होती है, जिसमें लोगों को हम गाली गलौज देते हैं, इसी को कहते हैं अपभ्रष्ट भाषा। जब हम गांव में रहते हैं, यानी गांव में बहुत लोग गालियां देते हैं, हमारे घर में नहीं तो आसपास पड़ोसी गालियां जो देते हैं, बच्चे छोटे छोटे गालियां देने लगते हैं, वह कौन सी भाषा होती है? अपभाषा होती है। कौन सी भाषा होती है? अपभाषा। यह विकृत, अपभ्रष्ट, अश्लील और गंदी भाषा होती है। क्या कह सकते हैं इसको? यह विकृत, अपभ्रष्ट, अश्लील और गंदी भाषा होती है। क्या होती है? और गंदी भाषा होती है। यह विकृत, अपभ्रष्ट, अश्लील और गंदी भाषा होती है। इस भाषा पर क्षेत्रीय प्रभाव सर्वाधिक होता है। इस भाषा पर होती है। इस भाषा पर क्षेत्रीय प्रभाव सर्वाधिक होता है। इस भाषा पर क्षेत्रीय प्रभाव सर्वाधिक होता है। जिस भाषा में गाली गलौज तथा अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिस भाषा में गाली गलौज तथा अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अपभाषा कहलाती है। अपभाषा कहलाती
तो समझ में आ गई होगी बेटा अपभाषा क्या कहलाती है। इस भाषा में सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, बहुत गंदी बातों जैसे गांव में कोई गालियां वगैरह देता है, इस सब का प्रयोग किया जाता है ना। तो अब देखिए नंबर 4 आ जाती है साहित्यिक भाषा। कौन सी आ जाती है, साहित्यिक भाषा। और जैसे ही साहित्यिक भाषा आती है तो इसको क्या कहते हैं भाई, जिस भाषा में साहित्य या काव्य लिखा जाता हो वह साहित्यिक भाषा कहलाती है। तो लिखो, जिस भाषा का प्रयोग जिस भाषा का प्रयोग साहित्य या काव्य में किया जाए, साहित्य या काव्य में किया जाए, जिस भाषा का प्रयोग साहित्य या काव्य में किया जाए वह साहित्यिक भाषा कहलाती है। वह साहित्यिक भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, वह साहित्यिक भाषा कहलाती है। इसके बाद अगली बात जब हम करते हैं, साहित्यिक भाषा को ही काव्य भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साहित्यिक भाषा को ही काव्य भाषा कहा जाता है। साहित्यिक भाषा को ही काव्य भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, काव्य भाषा कहा जाता है। तो मैं आपको जहां तक की अभी तक इंफॉर्मेशन दे पाया हूं वह इंफॉर्मेशन ये है कि हमने आपको बताया मानक भाषा, मूल भाषा क्या होती है, मानक भाषा क्या होती है, अपभाषा क्या होती है, साहित्यिक भाषा क्या होती है। अब इसके बाद हम विशिष्ट भाषा और कृत्रिम भाषा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, विशिष्ट भाषा। चलिए इसके बाद हम विशिष्ट भाषा देख ही लेते हैं। नंबर 5 विशिष्ट भाषा। और जैसे ही हमने विशिष्ट भाषा की बात की तो हमें पता चल जाता है किसी विशेष समाज या विशेष वर्ग की भाषा को विशिष्ट भाषा कहा जाता है। समझ लीजिएगा, किसी विशेष समाज, किसी विशेष समाज या विशेष वर्ग की भाषा को, एक मिनट रुकिएगा स्टूडेंट्स ना, किसी विशेष समाज या विशिष्ट किसी विशेष समाज या विशेष वर्ग की भाषा को विशिष्ट भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विशिष्ट भाषा कहा जाता है। जैसे में देखिएगा यहां लिखते हैं, जैसे मुहावरे। मुहावरे एक विशिष्ट वर्ग है ना। ये क्या होता है भाई, विशिष्ट वर्ग में जो मुहावरे में जो भाषा यूज करते हैं हम आम बोलचाल में तो यूज नहीं करते। अब इसके बाद देखिए व्यवसायियों एवं दलालों की भाषा। व्यवसायियों एवं दलाल इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। अगली अदालतों, राजनीतिक राजनीतिक संस्थाओं, शायरी या शायरी भी लिख सकते हैं। 1 मिनट रुकिए स्टूडेंट्स, कॉल आ रहा है। मुहावरे व्यवसायियों, दलालों
ये अजीब प्रकार की भाषा का यूज करते हैं, एक विशेष भाषा इनकी होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट भाषा कहते हैं। अब इसके बाद एक भाषा रह जाती है कृत्रिम भाषा। क्या रह जाती है, कृत्रिम भाषा। तो बेटा मैं इसको कल पढ़ाऊंगा, और आप सभी से मेरा कहना है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, है ना, प्रेजेंट में जो लाइव है अभी, उनके लिए भी मेरा ये कहना है, तो क्या वो करें कि जो आपको चैनल मिला है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, है ना, और लाइक करें, कमेंट करें, प्लस शेयर उसे 100% करना है। एक बार आपसे बार बार इस बात के लिए मैं कहूंगा कि बेटा आप उसे जितना शेयर करोगे, थोड़ी सी हमारी आप कहीं ना कहीं हेल्प करोगे। तो आपसे मेरा बस इतना सा कहना है, उस चैनल को अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करो, अपने मित्रों से उनसे बोलो कि वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जब बेल आइकन दबाओगे तो सीधा सा कहना हमारा ये है कि मैं जो भी वीडियो आपको डालूंगा, वो वीडियो आप उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले आएगा और आप उसे देख सकते हो। जैसे अभी तो मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, इसी चैनल पर मैं आपको जीएस भी पढ़ाऊंगा। बोले तो मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ऑल टोटल साइंस भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा। यानी कि ये सारी चीजें हम आपके साथ आदान प्रदान करेंगे, आपका ज्ञान हम लेंगे और हमसे ज्ञान आप लोगे। बेटा मेरा आपसे बार बार ये कहना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करना इसको बिल्कुल ना भूलें। बेटा कमेंट भी साथ साथ करिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट जरूर करें बेटा, है ना, लाइक जरूर करें बेटा। ओके बेटा, तो आज के लिए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का स्वागत है ना, हार्दिक इस्तकबाल मेरे बच्चों। कल जब मैं बार बार दोबारा से क्लास में आऊंगा तो दोबारा से आपको ये सारी बातों का आगे हिंदी में पढ़ाऊंगा और सारी बातों का जिक्र करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, चलते हैं फिर।